हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का 1000 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज का ये पहला वीडियो है और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलें इसको, क्योंकि ये लूसेंट का बिल्कुल निचोड़ इसमें रखा गया है और किसी भी पेपर में आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर करें। आज का ये पहला वीडियो है जिसमें 100 क्वेश्चन रखा गया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाले रखे गए हैं। ऐसे ही करके आपको 10 क्वेश्चन का सीरीज आएंगे, 10 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक क्या नहीं है? तो प्रकाश वर्ष। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि प्रकाश वर्ष है तो समय का मात्रक होगा, लेकिन इसको याद रखना, ये दूरी की मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की मात्रक है। ये समय का मात्रक नहीं होता है। और इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, इसको याद रखना। और ये आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में होता नहीं है। और आता तो है क्वेश्चन, लेकिन ये पेपर में कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट ही डालें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए करते हैं। और इसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं, ईजी से लेके हाई लेवल भी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा जो होती है वो अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है ऊर्जा में। वेग कौन सी राशि है? तो वेग जो होती है हमारा सदिश राशि होती है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए इसको सदिश राशि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होती है। इसको याद रखना। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य से कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से अगर गिर रही है शून्य में, तो उसमें क्या होगा? त्वरण जो होगा वो समान होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये प्रथम नियम है। कोई भी वस्तु हो, उस पर अगर कोई बाह्य बल आप नहीं लगाते हैं तो उसमें बाह्य बल लगाने के बाद अगर उसके स्थान में, वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो समझिए न्यूटन का ये प्रथम नियम है। रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो होता है गिरने की आशंका का कारण क्यों बनता है? क्योंकि विश्राम जड़त्व होता है। तो ये भी न्यूटन का प्रथम नियम से जड़त्व का नियम मिलता है, तो इसको याद रखना। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। न्यूटन का पहला नियम, ये भी जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक। बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल का परिभाषा मिलता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन, इसको याद रखना। ध्रुवों पर शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो अब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। इसको याद रखना। अगर 1/6 होता है, ठीक, इसको याद रखना। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो अगर ये न्यूटन में करेंगे तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो
टार्क जो होता है, टार्क से जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल मिलता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। उसका आयतन, जल का जो आयतन होगा वो पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, इसको याद रखना। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। ठीक, क्योंकि बर्फ जो होता है अगर पानी में डालते हैं तो उसका तल जितना आ जाता है उतना ही रहेगा। बर्फ अगर पिघल भी जाता है तो उतना ही रहता है, इसको याद रखना। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदल दिया जाए तो इसको क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। घनत्व कभी नहीं बदलेगा, जितना उसका घनत्व होता है उतना ही रहेगा। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का 1/10 भाग, 1/10 भाग जो होता है वो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, इसको याद रखना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण, वायु दाब में कमी के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जितना ऊंचा आप ऊंचाई पे जाएंगे उस वहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। साबुन जो होता है उसके बुलबुले जो होते हैं उसके अंदर का जो दाब होता है वो एक वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? तूफानी होगा। ठीक, वायु दाब मापी जो होता है उसमें अचानक अगर गिरावट होगा तो मौसम तूफानी होगा। अगर एक समान एक बराबर अगर गिरावट होगा तो समझ लो मौसम बिल्कुल साफ होगा, और अचानक ऊपर जाएगा तो समझ लो मौसम बारिश होगा। इसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं तो इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। वायु दाब जब घट जाता है तो क्या होता है? गुब्बारा जो है वो फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? सूर्य हमेशा ऊर्जा कहाँ से लेता है? तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे सूर्य में ऊर्जा मिलता रहता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराते हैं कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, वो बताता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और गिरने से बचाएगा उसको, इसलिए वह झुक जाता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से जब क्रीम निकलता है अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकलता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार में क्या परिवर्तन होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसको याद रखना। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, त्वरित गति से ऊपर जाती हो तो उसका भार जो क्या होगा वो अधिक मालूम पड़ेगा, और त्वरित गति से नीचे जब आ रही हो तो भार उसका कम मालूम पड़ेगा, इसको याद रखना। और एक समान से जा रही हो, एक समान त्वरण से, तो उसका क्या होगा? कुछ भी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल बराबर। तो इसको बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है।
लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो कालावधि होती है वो लंबाई, उसकी लंबाई कितनी है उसके ऊपर निर्भर करती है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? सुस्त इसलिए हो जाती है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? अगर उसकी लंबाई 4% बढ़ती है तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो 2% बढ़ेगा। उसके आधे बढ़ जाते हैं। जितना उसकी लंबाई बढ़ाएंगे उसके आधे उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया के कारण। तेल दीप की बत्ती में जो तेल है वो केशिका क्रिया जो होता है उसके कारण ऊपर उठता है और बत्ती जलता रहता है। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई जो होती है पॉइज, इसको याद रखना। श्यानता की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यानता की इकाई पॉइज होती है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं किसी न किसी पेपर में आए हैं और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो आर्किमिडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावन बल से कौन संबंधित है? तो आर्किमिडीज संबंधित है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो प्राश्रव्य में आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये श्रव्य परिसर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि दाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की वेग कितना है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो ये 100 डेसिबल का जो शोर होता है वो किसी मशीन के दुकान से आने वाला शोरगुल, यानी मशीन की जो शोरगुल होती है 100 डेसिबल के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी मशीन का जो ध्वनि होता है वो कितना होता है? तो 100 डेसिबल के बराबर होता है। ये हमेशा क्वेश्चन आता रहते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई की ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का जो सामान्य यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 310 डिग्री केल्विन होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों बराबर होंगे, -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा न्यूनतम तापमान नहीं हो सकते हैं। सबसे न्यूनतम संभव ताप अगर है तो -273 डिग्री सेल्सियस है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर ही पूछ रहा है मनुष्य का, तो ये सेल्सियस में पूछ रहा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बन जाता है तो इसको ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग, इसको याद रखना। प्रकाश तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि तरंग जो होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल या प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चंद्रग्रहण घटित कब होता है? तो चंद्रग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है।
और सूर्य ग्रहण, ये अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिश सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना पे। इंद्रधनुष की जो घटना घटती है वो भी परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना पे आधारित होती है, तो इसको याद रखना। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। परावर्तन नहीं करना इसको, अपवर्तन। डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा जो रोड पे बनता है उसका उदाहरण किसका है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये परावर्तन का कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन एवं अपवर्तन, अभी बताए थे। इंद्रधनुष जो होता है वो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। बिहार एसआई में पर ये आया था क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश जो विसरण करता है धूलकण के कारण होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसको खतरे के संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। ठीक, इसको याद रखना। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का रंग जो होता है नीला होता है। ठीक, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? पीछे जो देखने के लिए दर्पण लगाया जाता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है गाड़ी वगैरह में। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण लेते हैं, इसको याद रखना। समतल दर्पण ना करना, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण इसलिए कि थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आँख पे देखना वास्तविक बनता है, सेम टू सेम वही बनेगा, लेकिन ये उल्टा दिखाई देगा, उल्टा बनेगा। ठीक, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो उसका आधा, जस्ट आधा। 1.5 मीटर का अगर व्यक्ति है तो उसका आधा 0.75 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर 3 मीटर का व्यक्ति है तो उसका आधा 1.5 मीटर, मतलब उसके आधे का दर्पण अगर होगा तो पूरा शरीर अपना वो देख पाएगा। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो ये अनंत होगी। ये इसका आंसर नहीं लिखा गया है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब जो बनेंगे वो अनंत बनेंगे। ठीक, इसको याद रखना है, इसका प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। धूप के जो चश्मे होते हैं वो 0 डायोप्टर की बनती है, उसमें कोई पावर नहीं होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग जो है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। 3 रंग जो मूल रंग है, ये 3 रंग को मूल रंग कहते हैं, तो लाल, हरा और नीला, ये तीनों मूल रंग है, इसको याद रखना। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला तो बैगनी होता है और सबसे ज़्यादा लाल होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा लाल होता है और सबसे कम बैगनी होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे जो होते हैं मोबाइल वगैरह के, कोई भी कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसके लेंस में। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, इसको याद रखना। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगर कार की खिड़कियां आप बंद कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा चालकता वाला तत्व है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होता है। ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है।
अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि अधातु जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही विद्युत का चालक होगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है निम्न होती है, सबसे कम होती है प्रतिरोधकता। इसलिए तांबा जो होता है वो विद्युत चालन के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सा होता है? तो रेक्टिफायर होता है। और डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है? तो ये इन्वर्टर करता है, ठीक। और एसी को डीसी में रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्क किया जाता है, इसका कारण क्या है? जब विद्युत फिटिंग कोई भी काम किया विद्युत का, तो उसका एक तार जो होता है उसको भू संपर्क किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि शॉर्ट सर्किट होगा, लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा जो होगा भूमि में चले जाएगी और इसको किसी का नुकसान नहीं करेगा, कोई विद्युत यंत्र नुकसान नहीं होगा या फिर किसी को करंट नहीं मारेगा। इसके लिए विद्युत फिटिंग करते समय एक तार को भू संपर्क कर दिया जाता है। ये कंपनियों वगैरह में देखने को आपको मिलेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में पंखे बल्ब आदि किस श्रेणी में लगे होते हैं? तो समानांतर श्रेणी में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका स्विच अलग अलग होता है। अगर श्रेणी क्रम में होंगे ये तो क्या होगा, एक स्विच आप ऑन करेंगे तो सभी चीज़ एक साथ चलने लगेंगे, इसलिए इसको समानांतर क्रम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ओम का नियम इसको करता है, इसको याद रखना। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का केवल होगा क्या? तो ओम होगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। यदि 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए हों तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आसान भी है। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में अगर जोड़े जाते हैं तो 1/3 प्लस 1/6 करके इसको कर लो, समानांतर में बट्टे में करके जोड़ जाता है तो ये तुम्हारा 2 ओम हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में पूछ दे तो श्रेणी क्रम में 3 + 6 हो जाता है, यानी 9 हो जाएगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर समानांतर क्रम में तो 1/3 + 1/6 हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में पूछे तो 3 + 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल जो होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी में जो प्रयुक्त होता है उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार के बैटरी में जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आज का 100 क्वेश्चन रहा दोस्तों, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे, इसको ज़रूर आप याद कर लो। और ऐसे ही आपको 10 वीडियो मिलेंगे जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे। और ये केवल फिजिक्स इसमें था, बाकी आपको सभी तीनों विषय जो हैं, रसायन और ये भौतिकी और ये जीव विज्ञान, तीनों से आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और इसको आप करिए और ज़रूर याद कर डालिए, इसको जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल याद कर डालिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, तभी यहाँ मनोबल बढ़ेगा और आपको और अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।